इस यूनिट को एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन देते हैं? मान लो क्लास में टीचर बोलते हैं कि कल प्रेजेंटेशन होगी। एक स्टूडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उससे जो है स्टेजेस पर बोलना पसंद है, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा स्टूडेंट जो है वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। सिचुएशन सेम, टीचर सेम, प्रेजेंटेशन भी सेम, लेकिन इमोशंस अलग। यानी यही वजह है कि इमोशन को समझना साइकोलॉजी का क्या है, साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस यूनिट में हम इसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, इसका मतलब क्या है। तो एक्सप्लोर योर इमोशन, अंडरस्टैंड योर इमोशंस, और फिर उन्हें मैनेज करना सीखेंगे, क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं तब हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी लाइफ को जो है अच्छी तरीके से जी पाते हैं, ठीक है। तो पहली बार में ये डेफिनेशन आपको देखने में थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन इसको हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले इमोशन का सिंपल वर्ड है किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में हमारे माइंड और बॉडी के अंदर जो फीलिंग और रिएक्शन पैदा होते हैं उसे हम इमोशन कहते हैं। मतलब इमोशन सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होता, ये हमारी बॉडी और हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। सोचो अगर आपका सेमेस्टर रिजल्ट आने वाला है कल, रिजल्ट आने से पहले ही आप बार बार जो है वेबसाइट को खोलोगे, देखोगे आया नहीं आया, उसको रिफ्रेश करोगे बार बार, दिमाग में अलग अलग थॉट्स चल रहे होंगे, कितने मार्क्स आएंगे, पास होंगे नहीं होंगे। जैसे ही रिजल्ट आप ओपन करोगे, दिन कल का दिन आएगा, रिजल्ट ओपन करोगे, अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो आप स्माइल करोगे, खुश होगे, दिल खुश हो जाएगा, हार्ट बीट जो है तेज़ होती जाएगी। आप तुरंत अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताओगे कि आपका रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर मार्क्स कम आ जाए वहीं, तो चेहरा उदास हो जाएगा, बोलने का मन नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जो है कम हो जाएगा। तो ये क्या है, सब इमोशन का खेल है। किसका खेल है? इमोशंस का। इसलिए जो है इमोशंस मेक अस ह्यूमन, दे कनेक्ट आवर माइंड, बॉडी और बिहेवियर। यानी इमोशन ही हमारे थॉट्स को, बॉडी को, एक्शंस को एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको इमोशंस क्या है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखो, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। हर इंसान इमोशन को अपने हिसाब से फील करता है। जैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम बहुत ईजी लगता है, दूसरे स्टूडेंट को वही एग्जाम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। पेपर एक है लेकिन इमोशन यहाँ पे अलग अलग है। इसी तरह किसी को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो इंजॉय करता है, लेकिन किसी की बाइक खराब हो गई तो वो इससे ऑफिस नहीं जा पाया, तो उसके लिए वही बारिश क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी। तो सिचुएशन सेम है, ठीक है, बारिश हो रही है, इमोशन अलग अलग है। इसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस की। तो देखो, इसका मतलब होता है जब इमोशन आता है तो सिर्फ माइंड ही नहीं, जो माइंड है वो रिएक्ट नहीं करता, बल्कि साथ साथ हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, ठीक है। हार्ट रेट चेंज होने लगता है, ब्रीथिंग चेंज हो जाती है, हार्मोनल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। रियल लाइफ में समझिए, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हार्ट बीट आपकी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी, आप नर्वस होने स्टार्ट हो जाओगे। शुरू में हाथ में जो हल्का हल्का सा पसीना आने लगेगा, पेट में नर्वसनेस फील होगी आपको। ये जो है ये सब बॉडी के नेचुरल रिएक्शन है। इसी तरह अगर आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल जाए, जैसे स्कॉलरशिप मिल गई, तो एक्साइटमेंट में भी जो है आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ बीट करेगा। यानी पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन में दोनों में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सप्रेसिव बिहेवियर की। इसका मतलब होता है हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई जेन्युइनली खुश है तो वो जो है नेचुरली स्माइल करेगा, वॉइस उसकी एनर्जेटिक होगी, आंखों में एक्साइटमेंट दिखेगी। और अगर कोई उदास है तो उसका फेस जो है डल हो जाएगा, कम बोलेगा, वो बॉडी लैंग्वेज उसकी स्लो हो जाएगी। तो कई बार बिना कुछ बोले भी जो है हम समझ पाते हैं कि सामने वाला इंसान खुश है या जो है परेशान है। ये एक्सप्रेसिव बिहेवियर की वजह से जो है पॉसिबल होता है। एक्शन टेंडेंसी का मतलब होता है इमोशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे रोड क्रॉस करते वक्त अचानक से एक कार जो बहुत तेज स्पीड से आ रही है, आपको डर लगेगा, उसी सेकंड आप पीछे हट जाओगे। यानी फियर ने आपके एक्शन लेने पर जो है आपको मजबूर कर दिया, डर की वजह से आपने क्या एक्शन लिया, आप पीछे हट गए। इसी तरह एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, मोटिवेशन मिलती है आपको। इमोशन जो है सिर्फ फीलिंग नहीं देती बल्कि एक्शन भी जो है हमसे करवाती है, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की। तो देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है इमोशन नॉर्मली ज़्यादातर जो होते हैं ज़्यादा देर तक के नहीं होते, ये जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं और धीरे धीरे भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बर्थडे पर आपको सरप्राइज़ मिला, उस वक्त आप एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा आपकी हाई थी, लेकिन क्या वही एक्साइटमेंट पूरे हफ्ते चलेगी? नहीं ना, कुछ टाइम पर जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह किसी बात पर अचानक गुस्सा आता है, लेकिन कुछ घंटे बाद जो है वो गुस्सा या फिर कुछ टाइम बाद वो गुस्सा कम हो जाता है। इसीलिए इमोशन जो है वो शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन जो है होता है। सो आई होप कि आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इमोशन, फीलिंग एंड मूड। इमोशंस, फीलिंग एंड मूड के बीच में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। तो देखो, बात करते हैं इमोशन की। तो इमोशन एक स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट लिव्ड क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से आता है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, नॉर्मली रहता है सेकंड से मिनट तक ये होती है। इसका रीज़न जो होता है क्लियर होता है और इंटेंसिटी इसकी हाई होती है। जैसे एग्जाम में फेल होते ही गुस्सा या फिर सैडनेस हमें फील होने लगती है, तो ये क्या है, इमोशन है। अब बात करते हैं फीलिंग्स की। तो फीलिंग क्या होती है,
फीलिंग इज़ अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इमोशन, मतलब इमोशन को हम अपने हिसाब से कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे दो स्टूडेंट फेल हुए, एक बोला मैं और मेहनत करूंगा, दूसरा बोला मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा, तो इमोशन जो थे यहाँ पे सेम था, फीलिंग अलग हो गई क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग था। फीलिंग इमोशन से थोड़ी देर तक जो है ज़्यादा देर तक रहती है और इंटेंसिटी इसकी मीडियम होती है। अब बात करते हैं मूड की, तो देखो मूड की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेट होता है, ये आवर, डेज या फिर कुछ दिनों तक भी इसको चल सकता है। और कई बार इसका जो है कोई क्लियर रीज़न भी नहीं होता, जैसे कभी बिना किसी वजह के आप पूरे दिन जो इरिटेट फील करते हो, हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आता है या किसी बात पे जो है आपका मन करता है रोने का, तो ये सब क्या है, मूड है। मूड का रीज़न जो है आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इन गर्ल्स में तो स्पेशली सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। सो देखो इसमें क्या होता है, लोग जो है अक्सर सोचते हैं कि पॉजिटिव इमोशन अच्छे होते हैं और नेगेटिव इमोशन बहुत बुरे होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहती। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर इमोशन जो होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है, यानी हमें जो है इमोशन को दबाने नहीं चाहिए, उनको जो है अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। अगर हम इमोशन को इग्नोर करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर का जो है रीज़न बन जाएगा। इसलिए इमोशंस को समझना ही क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव इमोशन की, तो देखो पॉजिटिव इमोशन में जैसे जॉय, लव, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, इंटरेस्ट, प्राइड और एक्साइटमेंट, इन्हीं जो है इजी लैंग्वेज में हम अब समझेंगे। जॉय और हैप्पीनेस कैसे, देखो जब कोई अच्छी बात होती है, जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए या किसी कंपटीशन में आपको फर्स्ट पोजीशन मिल गई, तो वो खुशी जो आपको फील होती है उसे जॉय या फिर हैप्पीनेस कहेंगे। ये इमोशन हमें अंदर से एनर्जेटिक बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लव की। लव सिर्फ रिलेशनशिप जो है वहाँ तक लिमिटेड नहीं होता, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्यार, टीचर का स्टूडेंट के लिए कंसर्न, फ्रेंड्स की केयर, ये सब क्या है, लव के एग्जाम्पल है। लव हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल होना, मतलब अगर किसी फ्रेंड ने मुश्किल टाइम पे आपकी हेल्प की और आप उसके लिए थैंकफुल फील करते हो, तो ये क्या है, ग्रैटिट्यूड है। रिसर्च भी बताती है कि जो ग्रेटफुल लोग होते हैं वो जनरली ज़्यादा हैप्पी और मेंटली हेल्थी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सीखने या करने का मन होना। अगर किसी स्टूडेंट का साइंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो नेचुरली उस सब्जेक्ट में जो है ज़्यादा मेहनत करेगा। इंटरेस्ट लर्निंग को क्या बना देता है, ईजी बना देता है। अब बात करते हैं प्राइड की। जब हम अपनी मेहनत से जो है कुछ अचीव करते हैं तो उस अचीवमेंट वाली जो फीलिंग आती है उसे प्राइड कहते हैं। जैसे डिग्री कंप्लीट करना हो गया या पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना हो गया। लेकिन याद रखो, हेल्दी प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस में जो है डिफरेंस है। ठीक है, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, एक प्राइड हो गया। अब एक्साइटमेंट की बात करें तो एक्साइटमेंट का मतलब होता है जब हम किसी अच्छी चीज़ का जो है वेट कर रहे होते हैं, जैसे ट्रिप पर जाना है, बर्थडे आएगा या ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इस तरीके से। देन पॉजिटिव इमोशंस के क्या इफेक्ट होते हैं, तो बेनिफिट्स होते हैं, सॉरी इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी, मतलब पॉजिटिव सोच जो है हमारे अंदर डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लाइफ इंजॉयबल हमें लगती है। इंप्रूव वेलबींग एंड रिलेशनशिप्स, यानी खुश रहने वाले लोग जनरली दूसरों के साथ जो बेटर रिलेशनशिप बना पाते हैं। उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी ज़्यादा खुश रहते हैं उनके साथ, और फैमिली बॉन्डिंग भी उनकी स्ट्रॉन्ग रहती है। देन हेल्प इन ग्रोथ, पॉजिटिव इमोशंस हमें मोटिवेट करते हैं, हम नए गोल्स बनाते हैं, नई स्किल्स को सीखते हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इमोशंस की, तो देखो नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, एंगर, फियर, सैडनेस, गिल्ट, शेम, जेलसी और फ्रस्ट्रेशन। नेगेटिव इमोशन का नाम सुनते ही लोग जो वो डर जाते हैं, लेकिन याद रखो ये भी क्या एक नेचुरल है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एंगर, जब कोई हमारे साथ गलत करता है या हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। थोड़ा गुस्सा जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर हर बात पर गुस्सा आए तो रिलेशनशिप इससे ख़राब हो सकते, चाहे वो मम्मी पापा के साथ हो, भाई बहन के साथ हो या दोस्त के साथ हो। ठीक है, अब फियर की बात करें तो फियर हमें जो है डेंजर से बचाता है। अगर आपको डर लग रहा है आपको, ठीक है, अगर आपको डर ही नहीं होगा तो इंसान जो केयरलेस हो जाएगा, इसलिए फियर भी होना क्या है, इमोशन में ज़रूरी है। लेकिन अननेसेसरी फियर कॉन्फिडेंस को क्या कर देता है, यहाँ से कम कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैडनेस की, तो जब हम कुछ इंपॉर्टेंट अपना कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ हम खो देते हैं, चाहे वो किसी का साथ हो, ठीक है, या किसी के साथ बॉन्ड हो या कोई अपना सामान हो, कोई जॉब हो, कुछ भी, तो या किसी बात से हमें हर्ट हो जाते हैं तो हमें सैडनेस फील होती है। ये क्या है, ये भी एक नेचुरल इमोशन है। अब बात करते हैं गिल्ट की, तो देखो जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें उसका रिग्रेट होता है, हमें पछतावा होता है उस चीज़ का, तो उसे गिल्ट कहते हैं। हेल्दी गिल्ट हमें अपनी मिस्टेक को सुधारने का क्या देती है, मौका देती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे शेम की, तो देखो शेम जो है, यहाँ पे शेम फील होती है जब हमें लगता है कि हम जो है हमारे बारे में लोग बुरा सोचेंगे। ये क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं जेलिसी, तब हम किसी और की सक्सेस से जो है देखकर खुश होने के बजाय कंपेयर करने लगते हैं खुद को, तो जेलिसी होती है। जेलिसी अगर कंट्रोल ना हो तो स्ट्रेस और नेगेटिविटी यहाँ से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन की, तो देखो जब बार बार मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन होती है। ये स्टूडेंट में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन जो है यहाँ पे क्या है, इमोशन है। कहते हैं हम यहाँ से नेगेटिव इमोशन के इफेक्ट की, तो देखो ये डिस्कम्फर्ट को क्रिएट करता है, स्ट्रेस और टेंशन को बढ़ाता है, और अगर इन्हें मैनेज ना किया जाए तो ये हमारे लिए जो क्या है, हार्मफुल हो सकता है। इस नेगेटिव इमोशन प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें गलत तरीके से हैंडल करना क्या है, रियल प्रॉब्लम है।
अब यहाँ से हम समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फंक्शन है इमोशंस के। तो देखो, सबसे पहला अडेप्टिव फंक्शन। इमोशंस जो हैं हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सिखाते हैं। जैसे फियर हमें डेंजर से बचाता है, हैप्पीनेस हमें नए अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। मोटिवेशनल फंक्शन यानी इमोशंस हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे कॉम्पिटिशन हारने के बाद कुछ स्टूडेंट और ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उनके इमोशंस उन्हें मोटिवेट करते हैं। देन सोशल फंक्शन यानी इमोशंस रिलेशनशिप बनाने और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे स्माइल, काइंडनेस, सिंपैथी, ये सब सोशल बॉन्डिंग को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देन फिर है कम्युनिकेशन फंक्शन। कई बार बिना कुछ बोले ही हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं स्माइल दिखाकर, ठीक है। जो किसी इंसान को जब वो खुश होता है तब वो स्माइल करता है, इस तरीके से आंसू देखकर समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान दुखी है। यानी इमोशंस बिना वर्ड के भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। गाइडिंग फंक्शन। इमोशंस डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अगर किसी डिसीजन को लेकर जो है अंदर से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम उस चीज़ के बारे में दोबारा सोचते हैं। तो इमोशन हमें जो है सिग्नल्स भी देते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो ये पूरा चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर। सबसे पहले हमारे थॉट्स आते हैं, थॉट्स से इमोशंस बनते हैं और इमोशंस हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आप सोचते हो मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ तो कॉन्फिडेंस फील होगा। कॉन्फिडेंस की वजह से आप सही से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे और चांस है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। इसलिए इफ़ यू थिंक आई कैन डू इट, यू फील कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड, देन यू परफॉर्म वेल। ठीक, चलते इसके अपोजिट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर आप सोचेंगे मैं फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगी, तो फियर और एंजाइटी यहाँ से आपको होने लगेगी, प्रिपरेशन आपकी वीक हो जाएगी, परफॉर्मेंस भी क्या होगी आपकी अफेक्ट होगी इससे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग का जो है डायरेक्ट जो है कनेक्शन इमोशन और बिहेवियर से यहाँ पे होता है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो देखो, अगर दो स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स बिल्कुल सेम है, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हैं, तो ज़रूरी है कि दोनों की लाइफ में इक्वली सक्सेसफुल होगी? नहीं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट एवरेज मार्क्स लाने के बाद भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, जबकि दूसरा जो है बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और प्रॉब्लम फेस करता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI आज के टाइम में सिर्फ इंटेलिजेंट होना जो है काफ़ी नहीं होता। अगर आप अपने इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और दूसरों के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना जानते हैं तो आप पर्सनल लाइफ, स्टडीज़ और करियर जो है इन तीनों में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए अब हम समझेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो देखो, पहली बार देखा आपको डेफिनेशन थोड़ी सी आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन इससे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब ये है कि अपने इमोशंस को समझना, उन्हें कंट्रोल करना, दूसरों के इमोशंस को भी समझकर सही तरीके से रिएक्ट करना। यानी अगर किसी सिचुएशन में गुस्सा आता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं कहता कि गुस्सा भी कभी मत करो, कि गुस्सा करो ही मत, बल्कि EI जो है वो ये सिखाता है कि गुस्सा आए तो उससे जो है कंट्रोल कैसे करें और सिचुएशन को पीसफुली कैसे हैंडल करें। जैसे मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने सबके सामने जो आपकी मिस्टेक बता दी, एक इंसान तुरंत गुस्सा हो जाएगा, लड़ना शुरू कर देगा और बाद में प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जिस इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी वो पहले सिचुएशन को समझेगा, खुद को काम करेगा, खुद को शांत करेगा और बाद में रिस्पेक्टफुली बात करेगा। यही इमोशनल क्या है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ स्मार्ट होना जो इनफ नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को समझना और खुद पर कंट्रोल रखना, ठीक है। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वही डिफिकल्ट सिचुएशन में भी क्या है, कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल कर पाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट एक ही दिन में जो है डेवलप नहीं होते। कई साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइम पर कई सारे कंसेप्ट्स को जो है डेवलप किया। चलिए टाइमलाइंस के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया 1920 में। सिर्फ उनका कहना था कि सिर्फ बुक्स की नॉलेज जो है इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंसान को लोगों को समझना, उनके साथ जो अच्छा बिहेवियर रखना भी क्या है, ज़रूरी है, उसको आना चाहिए ये सब। इसी कंसेप्ट ने आगे चलकर इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन को रखा। फिर 1940 में जो है उसके बाद डेविड बैचलर्स ने उन्होंने कहा सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस यानी IQ की जो है वजह से नहीं मिलती, पर्सनालिटी, बिहेवियर और इमोशनल क्वालिटीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। यानी सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही सक्सेस की जो है गारंटी नहीं देता। फिर आया 1990, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिस्ट पीटर और जो है जॉन मेयर ने पहली बार ऑफिशियली इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक मेंटल एबिलिटी है जिसकी हेल्प से जो है हम इमोशंस को समझते हैं, मैनेज करते हैं और उनको सही तरीके से यूज़ करते हैं। इसी डेफिनेशन को आज भी साइकोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। देन ये नाम जो है 1995 डैनियल गोल्डमैन, ये नाम एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1995 में जो है इन्होंने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक को पब्लिश किया था। इस बुक के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में जो है फेमस हो गई। गोल्डमैन ने बताया कि करियर और लाइफ में सक्सेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ही बड़ा है और उन्होंने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट भी यहाँ पे बताए थे, जिन्हें आज के टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस का सिर्फ जो है यूँ साइकोलॉजी तक जो है लिमिटेड नहीं है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट कंपनीज, लीडरशिप ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग, काउंसलिंग और जो है पर्सनल डेवलपमेंट, हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस को इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि आज जो है कंपनीज भी ऐसी इंप्लॉयज़ चाहती हैं जो इंटेलिजेंट नहीं बल्कि साथ साथ इमोशनली मैच्योर भी हों। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 5 कंपोनेंट्स बताए थे, जिसमें जो है हम पहले 3 कंपोनेंट को समझें, जिसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस। तो देखो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को समझना। ठीक है, रिकॉग्नाइज आवर ओन इमोशंस, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप अपनी लाइफ में जो है क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है और आप ये समझ जाते हैं कि हाँ मुझे जो है नर्वसनेस फील हो रही है, तो ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस को पहचान लिया। जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तब तक जो है उसका सोल्यूशन भी जो है नहीं निकल पाता, इसलिए पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो फिर उसका सोल्यूशन निकालो। फिर है सेल्फ रेगुलेशन। तो देखो इसका मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मान लो किसी ने आपको गुस्से में कुछ गलत बोल दिया, अगर आपको भी तुरंत गुस्सा करोगे उस इंसान पर तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अगर आप पहले खुद को शांत करो, सिचुएशन को समझो फिर आंसर दो, तो ये सेल्फ रेगुलेशन है। ठीक है, जैसे ट्रैफिक जाम में जो आप फंस गए हो, सब लोग हॉर्न बजा रहे हैं, अगर आप गुस्सा करने के बजाय जो है पेशेंट के साथ, सब्र के साथ रहोगे, तो ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मोटिवेशन की। तो देखो मोटिवेशन जो है इसका मतलब होता है अपने गोल्स के लिए कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी आए। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन उसका नहीं हो पाया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, अगर वो हर बार जो है अगर वो एक ही बार में हार मान लेगा तो मोटिवेशन उसकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो बोलता है कि मैं और मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करूँगी, अगली बार ज़रूर उसको सक्सेस मिलेगी, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, यानी आप किसी और के पेशेंट में नहीं बल्कि अपने ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ से एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब होता है किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझना, उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें जो है किसी के लिए बुरा फील नहीं करना होता, बल्कि उसकी सिचुएशन को समझ के उसके नज़रिए से समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो है दूसरे के इमोशंस को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जैसे मान लो आपके एक फ्रेंड है, क्लास में बहुत चुपचाप वो बैठा है, अगर आप बिना कुछ सोचे उससे बोल दो तो इतना उदास क्यों रहता है, उदास क्यों रहती है, तो शायद उसे और ज़्यादा बुरा लग सकता है। लेकिन अगर आप उससे प्यार से पूछो सब ठीक है, अगर कोई बात है तो मुझे साथ शेयर कर सकते हो, तो ये क्या है, एम्पैथी है। ठीक है, यानी आप उसके इमोशंस को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। इसी तरह घर में अगर पेरेंट्स ऑफिस से थके हुए जो हैं, थके आ रहे आते हैं और उनकी सिचुएशंस को समझकर अननेसेसरी जिद उनके सामने ना करो, तो ये भी क्या है, एम्पैथी का एक एग्जांपल है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ अपने बारे में जो है नहीं सोचता, कभी भी वो दूसरे के इमोशंस को भी जो है वैल्यू देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सोशल स्किल्स की। तो देखो स्किल्स से हम ये समझते हैं कि लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बनाना और उन्हें मेंटेन करके रखना। जैसे कॉलेज में एक ग्रुप है, प्रोजेक्ट वहाँ पे आपको मिला है करने के लिए ग्रुप के साथ, अगर ग्रुप का हर मेंबर्स अपनी बात वहाँ पे मनवाना चाहता है तो प्रोजेक्ट जो कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर सब एक दूसरे की बात सुनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। ये क्या है, सोशल स्किल का क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह ऑफिस में भी जो है टीम वर्क, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट जो है क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज कंपनीज जो है सिर्फ टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को नहीं ढूंढती, बल्कि ऐसे लोगों को प्रेफर करती हैं जो टीम के साथ जो अच्छा काम को जो है उसको कर सके। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस करियर ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम यहाँ से IQ वर्सेस EQ। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में कि IQ क्या है, EQ क्या है। तो IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट। तो देखो ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और एकेडमिक एबिलिटी को मेजर करता है, यानी मैथ सॉल्व करना, लॉजिकल क्वेश्चन को आंसर देना या फिर जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है उनको समझना, ये सब क्या IQ से रिलेटेड होता है। जैसे मान लो अगर किसी स्टूडेंट को मैथ के जो है टफ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो उसका IQ स्ट्रांग हो सकता है। IQ की हेल्प से जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन सिर्फ IQ जो है सक्सेस की गारंटी आपको नहीं देती। ठीक है, अब बात करते हैं EQ की। तो देखो इमोशनल क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है, मेजर करता है कि आप अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, उसको मैनेज कर पा रहे हो। जैसे IQ सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और रिलेशनशिप पर क्या होता है, बेस्ड होता है। जैसे स्ट्रेस को हैंडल करना, टीम के साथ पीसफुली काम करना, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, ये सब क्या है, EQ का पार्ट है। ठीक है, सो अब हम यहाँ से समझते हैं बेनिफिट्स समझेंगे इसके कि बेनिफिट्स क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। पहला है बेटर सेल्फ मैनेजमेंट, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना सिखाता है। हम स्ट्रेस और प्रेशर में भी जो है बेटर डिसीजन हम यहाँ पे ले पाते हैं। देन दूसरा है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यानी जब हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, ट्रस्ट बढ़ता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो या फिर जो है ऑफिस कलीग्स हो। अब बात करते हैं इनहैंस डिसीजन मेकिंग। तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, लोग इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते, वो पहले सिचुएशन को समझते हैं फिर सोच समझ कर जो डिसीजन लेते हैं, इसी वजह से उनके डिसीजन ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। देन फोर्थ है हायर मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ऐसे लोग जो है फेलियर से ज़्यादा
जो है टूटते नहीं हैं। अगर उनको फेलियर भी मिलता है वो मिस्टेक से सीखते हैं, अपने गोल्स के लिए कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं, इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। देन फिफ्थ यहाँ पे बेटर मेंटल हेल्थ, यानी जब हम अपनी इमोशंस को जो है समझना सीखते हैं, उनको समझना सीख जाते हैं, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और अननेसेसरी टेंशन जो है वो कम हो जाती है और हम मेंटली ज़्यादा हेल्थी और मिच्योर फील करते हैं खुद को। एंड सिक्स्थ यहाँ पे मोर सक्सेस इन लाइफ, यानी सक्सेस जो है सिर्फ मार्क्स डिसाइड नहीं हो पाती, लेकिन लाइफ में कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, पेशेंट और रिलेशनशिप भी जो क्या है यहाँ पे इक्वली जो क्या होती है इंपॉर्टेंट होता है हमारी सक्सेस के लिए। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से क्या होती है इंप्रूव होती है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस की क्या है एक की मानी जाती है। सो आई होप यूनिट 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं यूनिट 3 पर। तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 इमोशनल कॉम्पिटेंस। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि गुस्सा करना गलत बात है, लेकिन फिर भी अगर आप हर छोटी बात पे जो गुस्सा करते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, तो या फिर आप जानते हैं कि स्ट्रेस में शांत रहना चाहिए, लेकिन सिचुएशन आते ही ऐसा पैनिक हो जाते हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई आप कभी करते ही नहीं। एबिलिटी को इमोशनल कॉम्पिटेंस कहते हैं। पिछले यूनिट में हमने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने इमोशंस को समझना और मैनेज करना सीखा। लेकिन इस यूनिट में हम सीखेंगे कि उन्हीं इमोशंस को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। ठीक है, जिसमें पहला है बी अवेयर, एक्सप्रेस, रेगुलेट, कनेक्ट, यानी अपने इमोशंस को पहचानिए। ठीक है, उन्हें हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, उन्हें कंट्रोल करना सीखिए, दूसरों के रिलेशनशिप बनाइए और लाइफ में ग्रो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ, इमोशनल कॉम्पिटेंस की मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास इमोशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना और हर सिचुएशन में उसका जो है वाइसली यूज़ करना। कॉम्पिटेंस का मतलब जो है इमोशंस को दबाना नहीं होता, बल्कि इमोशंस को समझकर उन्हें सही डायरेक्शन में देना होता है, सही डायरेक्शन में उनको यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा फील करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस गुस्से में किसी को हर्ट कर देना या गलत डिसीजन लेना ये क्या है ठीक नहीं होता। इमोशन जो है वो नेचुरल है, लेकिन उस इमोशन को वाइजली हैंडल करना क्या है इमोशनल कॉम्पिटेंस है। ठीक है, जैसे मान आपके फ्रेंड ने बिना वजह आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया। अब दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप यहाँ से आपकी दोस्ती खराब हो जाती है। दूसरी सिचुएशन, आप पहले जो है शांत करते हैं खुद को, पूरी बात को समझते हैं, फिर पोलाइटली उस फ्रेंड से बात करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो दोनों सिचुएशन में जो इमोशन सेम थे, गुस्से का इमोशन तो सेम रहा, लेकिन उस इंसान ने, जिस इंसान को इमोशंस वाइजली हैंडल करने आते हैं, उसने इमोशनल कॉम्पिटेंस दिखाया और जो है वाइजली यहाँ पे डिसीजन लिया। इसीलिए जो है इमोशनल कॉम्पिटेंस सिर्फ इमोशन फील नहीं करता, बल्कि उस इमोशन को सही एक्शन में बदलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस। इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स? इसमें पहला है इमोशनल अवेयरनेस, यानी इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है अपनी इमोशंस को पहचानना। मतलब मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है, मैं नर्वस हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ये या फिर मैं जो हूँ स्ट्रेस में हूँ, ये समझ पाना क्या है इमोशनल अवेयरनेस है। जैसे एग्जाम के जो है एक दिन पहले आपको टेंशन हो रही है, आप खुद से कहते हो मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे रिवाइज करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है इमोशनल अवेयरनेस है। जब तक हम अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक उन्हें कंट्रोल भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन की। तो देखो इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इमोशंस फील करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे एक्सप्रेस करना भी क्या है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमोशंस का जो है उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो हेल्थी यानी सही होना चाहिए। जैसे मान लो आपने फ्रेंड से किसी बात पे आपका दिल दुख गया, आप हर्ट हो गए, ठीक है, उसने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ कर दिया, अगर आप उस पर चिल्लाकर बात करते हो यहाँ पे आपकी दोस्ती जो खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत शांति के साथ बोलते हो मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी थी, ये सब इस तरीके से, तो सामने वाले को जो है आपकी फीलिंग जो है समझ पाएगा वो, यानी हेल्थी इमोशनल एक्सप्रेशन है। मतलब ना इमोशंस को यहाँ दबा रहे हो अपने और ना ही अननेसेसरी आप उसको एक्सप्लोड कर रहे हो, बल्कि उन्हें जो आप रिस्पेक्टफुली जो क्या कर रहे हो एक्सप्रेस कर रहे हो अपने फ्रेंड के आगे इस तरीके से। देन थर्ड यहाँ पे इमोशनल रेगुलेशन। इसका मतलब होता है इमोशंस आना नॉर्मल है, लेकिन उस इमोशन के बेसिस पर बिना सोचे रिएक्ट करना जो है वो ठीक नहीं होता। इमोशंस को कंट्रोल करके जो है सोच समझ का जो रिस्पांस देना ही क्या है इमोशनल रेगुलेशन है। जैसे ट्रैफिक जाम में आप फंस गए हो, सब लोग हॉर्न बजा रहे हैं, अगर आप भी गुस्से में जो है शाउट यानी चिल्लाओगे, जो चिल्लाना शुरू कर दोगे, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है सब्र के साथ बैठे रहोगे, डीप ब्रीथ करो, गहरी सांस लो, ठीक है, काम शांति के साथ वेट करो, ये क्या है इमोशनल रेगुलेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इमोशंस को जो है कंट्रोल करना कभी भी वीकनेस नहीं होती, बल्कि एक मैच्योरिटी की निशानी होती है, एक साइन होता है मैच्योरिटी का। देन फिर है एम्पैथी। तो देखो इसका मतलब होता है दूसरे इंसान की सिचुएशन को समझना, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करना और उसके साथ काइंडनेस को दिखाना। जैसे अगर आपके फ्रेंड जो है एग्जाम में फेल हो गए और आप जो है उसका मजाक उड़ाओगे तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसके बजाय ये इससे अच्छा है कि आप उसको क्या है मोटिवेट करो। ये क्या है एम्पैथी है। एम्पैथी रिलेशनशिप को क्या बनाती है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन फिफ्थ है यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो देखो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या होता है, लाइफ में सक्सेस जो है सिर्फ मार्क्स से डिसाइड नहीं होती, रिलेशनशिप भी जो है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रस्ट बनाना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, कन्फ्लिक्ट को रिस्पेक्टफुली कन्फ्लिक्ट्स को जो है यहाँ पे पीसफुली सॉल्व करना और लॉन्ग टर्म हेल्थी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपकी टीचर के साथ हो, ठीक है,
अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। जैसे मान लो ग्रुप प्रोजेक्ट के टाइम अगर सब मेंबर्स एक दूसरे की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी बात को सुना जाता है, सबके आइडियाज़ को देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, तो प्रोजेक्ट में भी जो है सक्सेस होती है और यहाँ से रिलेशनशिप भी जो है स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं हम यहाँ से डिफरेंस बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस। इन दोनों के EI और EC के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फोकस की। इमोशनल इंटेलिजेंस का फोकस होता है इमोशंस को समझना और मैनेज करना, और जबकि इमोशनल कॉम्पिटेंस का फोकस होता है रियल लाइफ में इमोशंस को जो है इफेक्टिवली अप्लाई करना। फिर नेचर की बात करें तो EI का ज़्यादा मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे EC का जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर से और जो स्किल्स है उनसे रिलेटेड होता है। मतलब EI नॉलेज है और EI उस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करने का तरीका है। स्कोप की बात करें तो EI में सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन एम्पैथी, सोशल स्किल्स आते हैं, जबकि EC में जो है इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन, एम्पैथी और जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आउटकम की बात करें तो EI का रिजल्ट होता है बेटर डिसीजन मेकिंग और सक्सेस, जबकि EC का रिजल्ट होता है बेटर रिलेशनशिप, पर्सनल वेलबींग और प्रैक्टिकल लाइफ में बेटर बिहेवियर। ठीक है, जैसे मान लो EI की एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे अगर मान लो आपको पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। EC की कंट्रोल करते हो, अपने कामली जो है शांति के साथ उसमें रिस्पॉन्ड करते हो, ये क्या है, इमोशनल कॉम्पिटेंस है। यानी EI सिखाता है इमोशंस को पहचानना और EC सिखाता है उस इमोशन को जो है रियल लाइफ में किस तरीके से आपको सही तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। इंसान के पास बहुत नॉलेज हो लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही ना कर पाए, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप ही ना बना पाए, या हर छोटी बात पर जो है रिएक्ट कर दे, तो उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है दोनों ही अफेक्ट हो सकती हैं। इसीलिए इमोशनल कॉम्पिटेंस को लाइफ स्किल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है हेल्प इन बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी खुद को बेहतर तरीके से इसमें समझना। जब आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तब अपनी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस आपको खुद समझ आने लगती है। जैसे अगर आपको पता है कि प्रेजेंटेशन देने से पहले आप नर्वस हो जाते हो, तो आप पहले जो है उसकी प्रैक्टिस करोगे। इसी तरह धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी जो है बढ़ता जाएगा, पर्सनल ग्रोथ आपकी होगी। सेकेंड, यहाँ पे इम्प्रूव्स इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। इमोशंस को जो इग्नोर करना कभी कभी जो है सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप अपने स्ट्रेस, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन को अंदर ही अंदर जो दबा रहे हो, तो इससे धीरे धीरे ये मेंटल प्रेशर के रूप में आपके सामने बनकर आएगा, आपको उससे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे क्या होगा, इमोशनली जो है आप ज़्यादा बैलेंस्ड हो पाएंगे। इसी वजह से इमोशनल कॉम्पिटेंस मेंटल हेल्थ को क्या करता है, इंप्रूव करता है। देन थर्ड है इनहेंस कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप क्वालिटी, यानी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को ऐसे कहना कि सामने वाला उसे समझ भी पाए और उसकी रिस्पेक्ट भी फील करे। कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को ऐसे जो है कहना कि सामने वाला उससे जो है समझ भी सके और रिस्पेक्ट भी फील कर सके। एक इमोशनली कॉम्पिटेंट पर्सन जो है सिर्फ बोलता नहीं है, बल्कि वो दूसरों की जो है बात को ध्यान से सुनता भी है। जैसे अगर दो फ्रेंड्स जो है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और दोनों चिल्लाने के बजाय शांत होकर बात करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उनकी फ्रेंडशिप यहाँ से स्ट्रांग हो सकती है, उनकी दोस्ती नहीं टूटेगी, बच सकती है वो। ये जो है इमोशनल कॉम्पिटेंस का क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब बात करते हैं फोर्थ पे, सपोर्ट हेल्थी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार हम जो है इमोशंस में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, जैसे गुस्से में किसी को बुरा बोल दिया या बिना सोचे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया। लेकिन इमोशनल कॉम्पिटेंट जो लोग होते हैं वो पहले सिचुएशन को समझते हैं, फिर जो है शांत होकर उसके बारे में सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसी वजह से उनके डिसीजन जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ है क्रिएट अ पॉजिटिव एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, यानी हर घर, हर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस की एनवायरनमेंट लोगों के बिहेवियर से जो है बनता है। अगर सब लोग एक दूसरे की फीलिंग्स की जो है रिस्पेक्ट करेंगे, इससे लड़ाइयाँ कम होंगी, कॉपरेशन बढ़ेगा और एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव बनेगा, यानी इमोशनल कॉम्पिटेंस के जो है सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, इसका बेनिफिट है। अब बात करते हैं इसके की कॉम्पोनेंट्स की, जिसमें पहला है इमोशनल अवेयरनेस। तो देखो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे इमोशनल अवेयरनेस का मतलब होता है सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने जान लिया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये काफ़ी नहीं है, ये भी समझना जरूरी है कि गुस्सा आया क्यों और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम से पहले आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप पहचान करके आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसके बाद उसको किस तरीके से मैनेज करना, ये क्या है, इमोशनल अवेयरनेस। अब बात करते हैं यहाँ पे इमोशनल एक्सप्रेशन की। तो देखो इसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली जो है ऑनेस्टी के साथ बताना, अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करना, टोन और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखकर जो है अपनी फीलिंग्स को बताना और दूसरों की जो है रिस्पेक्ट करते हो अपनी बात को रखना। अगर से मान लो अगर आपका दोस्त किसी बात से परेशान है, ठीक है, आप उससे बोलना चाहते हो, आप उसको जो है उससे बहुत शांति से बोले कि मुझे लगता है कि तुम किसी बात से परेशान हो, अगर बात करना चाहो तो तुम मैं सुन सकता हूँ या मैं सुन सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, ये सब इस तरीके से कह सकते हो। तो क्या है, हेल्थी इमोशनल एक्सप्रेशन है। फिर बात करते हैं इमोशनल रेगुलेशन की। तो देखो इमोशनल रेगुलेशन की बात करें तो इसमें इमोशन को कंट्रोल नहीं करना होता, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं
नहीं होता कि हमने इमोशंस को दबा दिया, बल्कि उस इमोशन को हेल्थी तरीके से यहाँ पे हैंडल करना होता है। जैसे अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप तुरंत जो है रिप्लाई देने के बजाय 5-10 मिनट डीप ब्रीथ लो या थोड़ी देर जो है वॉक करो, या ये क्या है इमोशन रेगुलेशन का क्या है एग्जाम्पल है। इससे डिसीजन भी आपके बेटर होंगे, आपके रिलेशनशिप भी आपका सेफ रहेगा। ये बात करते हैं एम्पैथी की। तो देखो एम्पैथी का मतलब है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। तो इसका मतलब होता है हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व करना, टीम वर्क और कॉपरेशन को इंप्रूव करना। जैसे अगर दो फ्रेंड्स के बीच डिसएग्रीमेंट हो गया है और दोनों ईगो की जो है ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे, तो दोनों को अपनी ईगो को साइड रखकर जो आपस में बात करनी चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप को मैनेजमेंट जो है एक तरीके से क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये स्किल्स जो है सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जॉब्स, मैरिड लाइफ तक जो है हर जगह ये यूजफुल होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हाउ इमोशनल कॉम्पिटेंस वर्क इन डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से इमोशनल कॉम्पिटेंस वर्क करता है। सबसे पहले यू नोटिस एन इमोशन, यानी सबसे पहले इमोशंस को पहचान हमें यहाँ से मिलती है। मुझे गुस्सा आ रहा है इस तरीके से। देन स्टेप 2 होता है फिर आप रीज़न समझते हैं। मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जो है मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा थी और वो पूरी नहीं हो पाई। देन स्टेप 3 होता है अब आप इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, ठीक है, गहरी सांस लेते हैं, पानी पीते हो, थोड़े टाइम तक उस बारे में सोचते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। स्टेप 4 में अब आप जो है शांति से बात करते हैं, लड़ते नहीं है, समझते हैं और सामने वाले की बात को जो है सुनते हैं। फिर स्टेप 5 में रिजल्ट क्या होता है कि रिलेशनशिप भी जो है वो बच जाता है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है, प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। तो इमोशनल कॉम्पिटेंस का जो है ये सब क्या है, इमोशनल कॉम्पिटेंस है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे। तो देखो हम सब जानते हैं कि हमें जो है गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और स्ट्रेस को जो है मैनेज करना चाहिए। लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है तब ये सब चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है इंट्रापर्सनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इंट्रापर्सनल स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है खुद को समझना, अपनी इमोशंस और अपने थॉट्स को मैनेज करना और हर सिचुएशन में अपना बेस्ट वर्जन बनना, ठीक है। सो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस जो है इसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस और वैल्यूज़ को समझना। जब हमें पता होता है कि हम किसी सिचुएशन को जो है कैसे रिएक्ट करते हैं तब हमें अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें अपने गोल्स और वैल्यूज़ को समझना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको पता है कि एग्जाम के टाइम पे जो है आप पैनिक हो जाते हैं तो अगली बार जो है आपको पहले से ही प्रिपरेशन और प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी। इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे, ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉइड ने जो है उन्होंने कहा था नोइंग योरसेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। अब बात करते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग की। सेल्फ मॉनिटरिंग होता क्या है? तो सेल्फ मॉनिटरिंग का जो है मतलब होता है अपने इमोशंस और बिहेवियर को रेगुलरली ऑब्जर्व करना, ठीक है। यानी मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे जो है ट्रिगर किस बात ने किया, ठीक है, मैंने कैसे रिएक्ट किया, मैं जो है अगली बार और क्या बेटर अपने आप के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो जब भी कोई आपकी बात को जो है काट देता है बीच में तो आपको गुस्सा आ जाता है। अगर आप इस पैटर्न को नोटिस कर लेते हैं और अगली बार रिएक्ट करने से पहले पॉज कर लेते हैं खुद को, तो ये क्या है, सेल्फ मॉनिटरिंग है। ये हैबिट हमें इंपल्सिव रिएक्शन से क्या है, बचाती है। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की। तो देखो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपनी एक्सपीरियंस से जो है सीखना। सिर्फ गलतियाँ करना जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस गलती से लेसन लेना, खुद को इंप्रूव करना भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी फ्रेंड के साथ जो है आपका आर्ग्यूमेंट हो गया है तो उसकी मिस्टेक को देखने के बजाय आप ये सोचिए क्या मेरी तरफ से भी कुछ बेटर हो सकता है। इस प्रोसेस से हम जो है इमोशनली मैच्योर बनते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है उसकी जर्नलिंग होती है, मेडिटेशन या फिर कुछ मिनट की जो क्वाइट थिंकिंग से जो है इन सब चीज़ों से निकला, इन सब चीज़ों से क्या किया जा सकता है, खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी कई बार जो होता है हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। हम खुद से कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं हमेशा से जो है फेल होती रहूंगी, या फिर ये सब क्या है, नेगेटिव टॉक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि खुद को मोटिवेट करना। जैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, गलती हुई है लेकिन मैं इसको जो है इससे सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। तो देखो आई कैन डू दिस की जगह आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। ऐसे पॉजिटिव थॉट जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की। देखो इसका मतलब होता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट्स में बदल देती है, ठीक है। जैसे आई ऑलवेज फेल की जगह आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव, ठीक है। एंड दिस इज़ टू हार्ड की जगह मैं इससे जो है स्टेप बाय स्टेप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या फिर नो वन लाइक्स मी की जगह कुछ लोग शायद ना पसंद करें लेकिन बहुत लोग जो है सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो हर नेगेटिव थॉट जो है सच नहीं होता। अगर हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें तो हमारी जो फीलिंग्स और बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉपिंग स्ट्रैटेजीज़ की। तो देखो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबके पास होती हैं, आपके पास, मेरे पास, आपके फ्रेंड्स के पास है, फैमिली मेम्बर्स के पास है।
इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम उन्हें हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। तो जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल हो तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है तो टेंशन लेने के बजाय टाइम टेबल बनाए और एक एक करके सबको कंप्लीट करें। ये क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग है। फिर आता है इमोशन फोकस्ड कॉपिंग। तो इमोशन फोकस्ड कॉपिंग क्या होता है, इसमें होता है कि कभी कभी सिचुएशन हम चेंज नहीं कर सकते, तब हमें अपनी इमोशंस को वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। सिचुएशन तो चेंज होनी चाहिए, तो हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम से पहले एंजाइटी हो रही है तो डीप ब्रीथिंग कीजिए, रिलैक्स करिए, ठीक है, खुद को, या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात कीजिए, या फिर इमोशन फोकस्ड, ये सब क्या है, इमोशन फोकस्ड कॉपिंग है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है रिएक्ट करने से पहले सोचना, ठीक है। जैसे थिंक, पॉज, चूज एंड एक्ट, यानी पहले सोचिए फिर थोड़ा रुकिए, सही ऑप्शन को चूज करें और उसके बाद ही एक्शन लो। जैसे अगर किसी ने आपको गुस्से में कुछ बोल दिया तो तुरंत उसको ज़रूरी नहीं कि आप जवाब दो। अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग इंट्रापर्सनल स्ट्रैटेजीज़ की। तो लास्ट टॉपिक है, ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है अलग अलग नहीं चलती, ये सब एक चेन की तरह कनेक्ट होती हैं। जैसे सबसे पहले नो योरसेल्फ, फिर आता है मोटिवेट और रिफ्लेक्ट करना, उसके बाद है पॉजिटिव सोचना। तो अपनी इमोशंस को मैनेज करो और ठीक है अपने गोल्स को अचीव करो। यानी अगर हम रोज़ रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे इमोशन जो है हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ठीक है। और यही क्या है, हमारे पास सबसे बड़ा हमारा एक वेपन होता है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने का। सो आई होप कि यूनिट 4 आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं यूनिट 5 पर। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5, इंटरपर्सनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब होता क्या है। तो देखो, इंटरपर्सनल स्ट्रैटेजीज हमें दूसरों को समझने, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने, हेल्थी रिलेशनशिप बनाने और कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व करने में हेल्प करती है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस के लिए जो है, कॉलेजेस के लिए नहीं बल्कि फैमिली, ऑफिस और डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की क्या होती है, फाउंडेशन होती है। अगर लोगों को लगता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात को समझते हैं, तो वो आप पर क्या करेंगे, भरोसा रखेंगे। देन फिर है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स हमें अपनी बेस्ट जो है अपनी बात, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स हमें अपनी बात क्लियरली बोलना और दूसरों की बात को जो है ध्यान से सुनने में हेल्प करती है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है कम होती है। देन स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, यानी चाहे फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो या ऑफिस, अच्छी कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट जो है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, यानी जब सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, तो जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पे बनता है। एंड हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी डिसएग्रीमेंट जो है हर रिलेशनशिप में होता है, लेकिन अगर इमोशनली मैच्योर लोग जो है लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो बैठकर जैसे बात कर लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं उस बात का, तो उससे क्या होता है, वो लड़ाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए जो अच्छे रिलेशनशिप है वो अपने आप नहीं बनते, उन्हें बनाना पड़ता है, उनमें टाइम, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। तो देखो, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को इस तरह से रखना कि सामने वाला उसे सही तरीके से समझ सके, ठीक है। जिससे पहले आते हैं क्लियरिटी, अपने मैसेज को क्लियर जो है उसको रखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका मैसेज। अगर बात कंफ्यूजिंग वाली होगी, अगर बाद में कंफ्यूजन होगी तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ से हो सकती है। देन दूसरा कंसाइजनेस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी बात करने के बजाय शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। देन थर्ड है कंप्लीटनेस। तो देखो, कंप्लीटनेस का मतलब है जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो है अधूरी बात जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। फिर है कंसाइडरेशन, यानी बोलने से पहले सोचिए कि सामने वाला क्या फील करेगा। हर इंसान की सिचुएशन जो है वो अलग अलग होती है। फिर है यहाँ पे करेक्टनेस, यानी हमेशा अप्रोप्रिएट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, ठीक है। फिर आते हैं कर्टेसी, यानी पोलाइट रहना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो क्या है, पोलाइटनेस है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जैसे कुछ यूजफुल टिप्स भी हैं यहाँ पे, क्लियर और कॉन्फिडेंटली बोलिए, सिंपल वर्ड्स का यूज़ कीजिए, बीच में जो इंटरप्ट मत कीजिए किसी और को, एंड दूसरों की बात को ध्यान से सुने, पॉजिटिव फीडबैक दें। जैसे मान लो अगर ग्रुप प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, आप लीडर से जो है सिर्फ ऑर्डर दे, अगर लीडर सिर्फ ऑर्डर देगा और किसी बात के लिए वो नहीं सुनेगा तो टीम जो है काम नहीं कर पाएगी सही से। लेकिन अगर वही जो है लीडर जो पोलाइटली सबकी ओपिनियन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करेगा, तो प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा होगा और टीम वर्क वहाँ पे इंप्रूव होगा। कहते हैं हम यहाँ से एक्टिव लिसनिंग की। तो देखो, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। तो एक्टिव लिसनिंग जो है दोनों अलग चीज़ें हैं, सुनना और एक्टिव लिसनिंग जो है दोनों अलग चीज़ें हैं। सिर्फ आवाज़ को सुन लेना जो है लिसनिंग नहीं होता, लेकिन पूरी अटेंशन के साथ किसी बात को जो है समझना एक्टिव लिसनिंग होता है, ठीक है। यानी फुल अटेंशन दो आप जो भी सामने वाला बोल रहा है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखें, बीच में इंटरप्ट ना करें, हेड नॉड या फिर स्माइल दिखाए कि आप उसकी बात को सुन रहे हो, उसमें इंटरेस्टेड है। ज़रूरत पड़े तो उससे क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन बीच में ना टोकें उसको, और एंड में सामने वाले की बात को जो है समराइज़ करें, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका फ्रेंड किसी प्रॉब्लम की वजह से अपसेट है, तो मोबाइल चलाते हुए से उसकी बात को सुन तो रहे हैं लेकिन हाँ हूँ बोल रहे हैं, तो ये एक्टिव लिसनिंग नहीं हुई बेटा, ये सिर्फ सुनना हुआ। लेकिन अगर वहीं आप अपने फ़ोन को साइड में रखकर उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, बीच में उसको जज नहीं करते, उसकी फीलिंग को समझते हैं, उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे सपोर्ट फील होगा, और यही क्या है, एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है। तो एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे इंसान की फीलिंग को समझना और उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, ठीक है।
खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना, अपने माइंड ओपन माइंड के साथ जो है सामने वाले को सुनना, काइंडनेस और केयर दिखाना, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और हमेशा पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना। जैसे मान लो अगर आपका क्लासमेट एग्जाम में फेल हो गया, अगर आप उसको जो है मजाक उड़ाते हैं तो उसको और भी ज़्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि कोई नहीं, अगली बार जो है अच्छा स्कोर करोगे, अगर हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस तरीके से, या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो ये क्या है, एम्पैथी है, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असर्टिव कम्युनिकेशन की। असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? हर इंसान की अपनी अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। कुछ लोग बिल्कुल चुप हो रहते हैं, कुछ लोग गुस्से में बात करते हैं, और कुछ लोग जो है रिस्पेक्टफुली अपनी बात को समझाते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका होता है असर्टिव कम्युनिकेशन। यानी असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी फीलिंग्स, ओपिनियन और नीड को जो ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंट और जो है यहाँ पे रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन के साथ दिखाना, बिना किसी को हर्ट किए, ठीक है। जैसे अपनी ओपिनियन को क्लियरली बताना, खुद की भी रिस्पेक्ट करे जिसमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट हो, एंड कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए, ना कि एग्रेसिव। और आई स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज़ करें इस तरीके से, और दूसरों की बात को जो है ध्यान से सुने। जिस पहले आता है हमारे पास पैसिव कम्युनिकेशन। तो देखो इसमें इंसान अपनी बात जो है नहीं रख पाता। जबकि दोस्त आपके साथ घूमने जा रहे हैं, आपसे पूछे कि आपको कहाँ चलना है, आप इस बात को बता ही नहीं पा रहे, आप कह रहे ठीक है जहाँ चलना चले जाओ, तो ऐसे क्या अपनी फीलिंग्स को आप दबा रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एग्रेसिव कम्युनिकेशन की। इसमें इंसान सिर्फ अपनी बात को मनवाना चाहता है, जैसे तुम हमेशा गलत होते हो या तुम कभी भी जो है कुछ सही नहीं करते, तो ऐसी लैंग्वेज रिलेशनशिप को क्या करते हैं, डैमेज करती है। असर्टिव कम्युनिकेशन, तो देखो ये क्या है, हेल्थी कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा स्टाइल है। इसमें क्या होता है, ऑफिस या कॉलेज, या जैसे ऑफिस या कॉलेज में आप किसी बात से एग्री नहीं करते, तो गुस्सा करने से या फिर चुप रहने के बजाय आप जो है शांति के साथ अपनी बात को रखें, और यही क्या है, असर्टिव कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फीडबैक स्किल्स की। तो देखो फीडबैक का मतलब होता है किसी के काम या बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देना या लेना, ताकि इंप्रूवमेंट हो सके। और फीडबैक का पर्पस किसी को नीचे दिखाना नहीं होता, बल्कि उसे बेटर बनाना होता है। फीडबैक जो स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, हेल्पफुल होना चाहिए एंड बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ से कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की। करें जहाँ रिलेशनशिप होते हैं वहाँ कभी ना कभी जो है डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट होना जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। उस कन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे करते हैं, ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है स्टे काम, यानी सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। देन दूसरा है लिसन केयरफुल, यानी सामने वाले की बात जो है बिना इंटरप्ट किए सुने। देन थर्ड आता है अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अपनी बात जो है सिर्फ जो है अपने बारे में ना सोचे, दूसरे के बारे में भी सोचे, सामने वाला क्यों ऐसा फील कर रहा है। देन फोर्थ है एक्सप्रेस योर फीलिंग कामली, यानी अपनी जो फीलिंग है उसको सही तरीके से पोलाइटली जो उसको अपनी बात को बताएं। देन फिफ्थ है यहाँ पे फाइंड अ सोल्यूशन टुगेदर, यानी एम जो है आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं हो आपका, ये हो कि आपको प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड सिक्स स्टेप यहाँ पे मूव फॉरवर्ड, यानी जब सोल्यूशन मिल जाए तो पुरानी बातों को बार बार जो रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे दो फ्रेंड्स जो है उनके बीच में किसी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है, अब दोनों जो है ईगो में आकर एक दूसरे से बात करनी उन्होंने बंद कर दी, तो फ्रेंडशिप उनकी टूट सकती है। लेकिन अगर दोनों कामली साथ बैठकर शांति से बैठकर बात करें, एक दूसरे की बात को सुने, सोल्यूशन निकाले, तो रिलेशनशिप जो है उनकी जो दोस्ती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी को हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स की। तो देखिए जो है इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो ट्रस्ट हो, ऑनेस्टी हो, उसमें रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस हो, सपोर्ट हो, इंकरेजमेंट हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, एंड यहाँ पे क्वालिटी टाइम एक साथ बिताएं हो, एंड साथ साथ फॉरगिवनेस एंड पेशेंस भी हो उसमें। यानी जैसे मान लो तो बेस्ट फ्रेंड है जिसमें एक जो है वो डाउनफॉल में चल रहा है, दूसरा फ्रेंड जो है उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि जो है उसकी बात को सुनता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको मोटिवेट करता है। इसी तरह जब सक्सेस मिलती है तो दोनों एक दूसरे की अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो यही होता है एक हेल्थी रिलेशनशिप। याद रखो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स खुशी के टाइम पे नहीं बनते, वो मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ देने से भी बनते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं अपनी लास्ट यूनिट पे। स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस। ये आपका लास्ट यूनिट है, इसके बाद आपका जो है वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप कि सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। एग्जाम देने के बाद भी आप फीडबैक दें। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें कवर हो चुके हैं। आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बस वीडियो को देखें, नोट्स को पढ़ें, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन योर एग्जाम फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सक्सेस के लिए। तो एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अपना एक पॉजिटिव फीडबैक देके जाएँ चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के लिए, एंड जो भी आपकी कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स हैं उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 हमारी एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस। तो देखो पिछली यूनिट में हमने इमोशनल कॉम्पिटेंस की मीनिंग, उसके कॉम्पोनेंट, उसे डेवलप करने के तरीकों को सीखा था। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि ये सब प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कैसे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस यूनिट में समझेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है यहाँ पे अपनी इमोशनल स्किल्स को सिर्फ थ्योरी तक जो है लिमिटेड नहीं रखना, बल्कि पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, वर्क प्लेस और लीडरशिप में भी जो है यूज़ करना। यानी पहले हम अपनी इमोशनल स्किल्स को अप्लाई करते हैं, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको अडेप्ट करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। यानी पहले अपनी इमोशनल स्किल्स को अप्लाई कीजिए, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कीजिए उसको, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव कीजिए और एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल लाइफ को जियो।
तो ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है इमोशनल कॉम्पिटेंस इन पर्सनल लाइफ। तो देखो, अगर हम अपनी लाइफ को समझना और कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ जो ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यानी यहाँ पे जो है सबसे पहले ये हमें खुद को समझना चाहिए, हमें हेल्प करते हैं खुद को समझने में। हमें पता चलने लगता है कि हम किस बात पर खुश होते हैं, किस बात पर गुस्सा आता है और किस सिचुएशन में हमें स्ट्रेस फील होता है। एंड दूसरा, इंप्रूव्स मेंटल वेलबींग। यानी जब हम इमोशंस को जो है हेल्थी वे में जो है एक्सप्रेस करते हैं तो अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी वहाँ पे कम होने लगती है। इससे माइंड जो है पीसफुल रहता है। फिर यहाँ पे हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। यानी लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती है, लेकिन इमोशनली कॉम्पोनेंट पर्सन जो है पैनिक नहीं होते, वो सिचुएशन को समझते हैं और सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे सपोर्ट्स हेल्थी हैबिट्स। यानी ऐसे लोग अपनी हेल्थ रूटीन और लाइफस्टाइल को जो है उसका भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हेल्थी बॉडी जो है और हेल्थी माइंड जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। देन फिर आता है बिल्ड कॉन्फिडेंस। यानी जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं तब नेचुरली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जैसे मान लो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आ गए, इमोशनली वीक जो स्टूडेंट है वो सोचेगा मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इमोशनली कॉम्पिटेंट स्टूडेंट जो है वो क्या सोचेगा, इस बार गलती हो गई लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। यही पॉजिटिव थिंकिंग उसके आगे बढ़ने की उसको स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इमोशनल कॉम्पिटेंस इन वर्क प्लेस। यानी चाहे आप फ्यूचर में टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर, बिजनेसमैन या किसी कंपनी में एम्प्लॉय, हर जगह इमोशनल कॉम्पिटेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे कि कम्युनिकेशन इंप्रूव, क्योंकि कम्युनिकेशन को इंप्रूव करती है। क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करती है। देन दूसरा कि टीम वर्क को बेटर बनाती है। हर ऑफिस में जो है अलग नेचर होता है, अलग नेचर के लोग होते हैं, तो इमोशनली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय सबके साथ जो है एडजस्ट वहाँ पे करना जानते हैं। देन थर्ड है यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स यहाँ पे डेवलप होती हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम नहीं करते बल्कि दूसरों को जो है मोटिवेट भी करते हैं। देन फोर्थ यहाँ पे स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प मिलती है। यहाँ पे डेडलाइंस ऑफ ओवर जो है वर्कलोड हर ऑफिस में होता है, लेकिन इमोशनली कॉम्पिटेंट पर्सन प्रेशर में भी जो है शांत रहते हैं, काम रहते हैं। देन फिफ्थ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। डिसीजंस जो हैं जैसे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव होते हैं। जैसे मान लो ऑफिस में एक प्रोजेक्ट डिले हो गया है, एक एम्प्लॉय जो है वो गुस्सा यहाँ पे होकर जो है ब्लेम करना शुरू कर देता है सबको। लेकिन अगर इमोशनली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने पर ज़्यादा फोकस करे और टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, इसी वजह से जो है कंपनीज भी आज सिर्फ IQ नहीं बल्कि EQ को भी इंपॉर्टेंस देती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ से इमोशनल कॉम्पिटेंस इन एजुकेशन। तो देखो, इमोशनल कॉम्पिटेंस सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं होता बल्कि स्टूडेंट के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें पहला है इंप्रूव्स कंसंट्रेशन। यानी जब माइंड जो है शांत होता है तब पढ़ाई में फोकस जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है हमारा। देन फिर एग्जाम स्ट्रेस, यानी एग्जाम के टाइम टेंशन होना जो है नॉर्मल सी बात है, लेकिन इमोशनली कॉम्पिटेंट स्टूडेंट उस टेंशन को क्या है कंट्रोल करना जानता है। देन फिर है बिल्ड्स हेल्थी रिलेशनशिप। यानी टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर लर्निंग इन्वायरमेंट को बेटर बनाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे डेवलप्स एम्पैथी एंड कोऑपरेशन। यानी गुड डिस्कशन और प्रोजेक्ट्स में जो है टीम वर्क इंप्रूव होता है इससे। एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी इमोशनल कॉम्पिटेंस सिर्फ मार्क्स नहीं बढ़ाता बल्कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और पर्सनल जो है पर्सनालिटी को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। जैसे दो स्टूडेंट इक्वली इंटेलिजेंट है, एक एग्जाम के प्रेशर में पैनिक हो जाता है, दूसरा जो है शांत रहता है, प्लानिंग करता है और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अटेम्प्ट करता है। दोनों को जो है दोनों का नॉलेज वहाँ पे सेम हो सकता है, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस इमोशनली बैलेंस्ड स्टूडेंट ही कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड लीडरशिप की। तो देखो, लीडरशिप की बात करें तो एक अच्छा लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, एक अच्छा लीडर अपनी टीम को जो समझाता है और मोटिवेट करता है, एम्पैथी के साथ लीड करता है, लोगों को जो है इंस्पायर करता है, कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली जो क्या करता है सॉल्व करता है, ट्रस्ट एंड टीम लॉयल्टी को बिल्ड करता है। साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल डिसीजन भी यहाँ पे वो लेता है। जैसे टीचर की क्लास के कुछ स्टूडेंट जो है वो वीक है, अगर टीचर सिर्फ उनको डांटे या फिर क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर टीचर उनकी प्रॉब्लम को समझे, उन्हें गाइड करो, मोटिवेट करो, तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ेगा और वो रिजल्ट भी उनका इंप्रूव होगा। यही होती है इमोशनल कॉम्पिटेंट लीडरशिप। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारे पास इमोशनल कॉम्पिटेंस के बाद है हमारा इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम अपनी लाइफ में रोज़ छोटे बड़े डिसीजन लेते हैं, जैसे किस स्ट्रीम को चूज़ करना है, किस करियर में जाना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अगर हम सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर जो है डिसीजन लेंगे तो बाद में रिग्रेट हम कर सकते हैं, हमें पछतावा हो सकता है। और अगर सिर्फ लॉजिक देखते हैं और फीलिंग को जो है इग्नोर कर देते हैं तब भी डिसीजन जो है इनकम्प्लीट हो सकता है। इसलिए इमोशनली कॉम्पिटेंट पर्सन जो है फैक्ट और फीलिंग दोनों को बैलेंस बनाकर डिसीजन लेता है। लाइक इस सिचुएशन को जो है क्लियरली समझना पड़ता है। सबसे बिना जल्दबाजी की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम जो है शांत होते हैं तब प्रॉब्लम को ज़्यादा क्लियरली हम देख पाते हैं। तो सेकंड है इम्पल्सिव यहाँ पे रिएक्शन को कंट्रोल करना। यानी कई बार गुस्से एक्साइटमेंट में लिए गए जो डिसीजंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। इमोशनल कॉम्पिटेंस हमें जो है पहले सोचना और फिर डिसीजन लेना सिखाता है। देन फिर फैक्ट्स और फीलिंग दोनों को कंसाइडर करना, यानी मैच्योर डिसीजन वही होता है जिसमें लॉजिक भी हो, ह्यूमैनिटी भी हो। ठीक है, देन फिर है यहाँ पे बेटर जजमेंट, यानी इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हर ऑप्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को समझकर ही जो चूज़ करता है।
देन मिस्टेक और रिग्रेट्स को यहाँ पे कम होते हैं। यहाँ पे जब डिसीजन जो है सोच समझ के लिए जाते हैं तो फ्यूचर में पछतावा उसका थोड़ा कम हो जाता है। जैसे अगर आप किसी दोस्त से झगड़ा हो गया आपका, उससे आप गुस्से में जो है अपनी दोस्ती को ख़त्म कर देते हो, ठीक है, इमोशनल डिसीजन नहीं है आपका। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लेकर सिचुएशन को समझे, उसकी बात को सुने, जो है शांत रह के बात करो, और तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप आपका बच सकता है, आपकी दोस्ती बच सकती है। इसलिए जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखो, स्ट्रेस लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल कैसे किया जाए इमोशनल कॉम्पिटेंसी हमें सिखाता है। इसमें पहला है कि स्ट्रेस ट्रिगर्स को पहचानना पड़ता है। इंडिविजुअल को, हर पर्सन को पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन उसे जो है ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है। फिर सेकंड है यहाँ पे कि प्रेशर में जो इमोशंस को मैनेज कैसे करता है ये, कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पैनिक करने की बजाय सोल्यूशन पे फोकस करता है। कौन? जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है पर्सन, वो। एंड हेल्थी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करता है, जैसे डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग और टाइम मैनेजमेंट। देन फिर है काम एंड फोकस्ड रहता है। कौन? जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है वो, ठीक है। जब माइंड पीसफुल होता है तो परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। देन फिर है रिसाइलेंस डेवलप होती है, यानी रिसाइलेंस का मतलब है मुश्किल सिचुएशन में जल्दी रिकवर करना और फिर से कॉन्फिडेंस के साथ जो है आगे बढ़ना। जैसे मान लो एग्ज़ाम का जो है, जैसे मान लो कल आपका एग्ज़ाम है और सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है, आपका नहीं हुआ है पूरा। अगर आप पैनिक करेंगे तो जो है और भी ज़्यादा आप उस चीज़ों को जो आपने पढ़ा पिछला भी आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम टेबल बनाएं, डीप ब्रीथिंग करें और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करें, और स्ट्रेस भी आपको इससे कम होगा और प्रिपरेशन भी आपकी बेटर होगी, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं मेथड्स ऑफ इन्हांसिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस, यानी इमोशनल कॉम्पिटेंस को किस किस तरीके से इंप्रूव करा जा सकता है। जिसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन, यानी रोज़ थोड़ा टाइम निकाल कर अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए। सोचिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया और किस चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर सेकेंड है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, यानी रोज़ सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन जो है माइंड को काम और फोकस्ड बनाती है, ठीक है। फिर थर्ड है यहाँ पे पॉजिटिव सेल्फ टॉक और ग्रैटिट्यूड, यानी नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव एफर्मेशन का यूज़ कीजिए और रोज़ उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए जो आपके पास हैं, ठीक है। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात जो रिस्पेक्टफुली जो है बोलना और दूसरों की बात को ध्यान से सुनना भी क्या है, इमोशनल कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करता है। देन फिर है रीडिंग और लाइफ एक्सपीरियंस, यानी हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ जो है सिखाता है। गलतियों से सीखता है इंसान। पर्सनल जो है उसकी इमोशनल ग्रोथ का एक क्या है, इमोशनल पार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ठीक है। जैसे एंड फिर है फीडबैक लेना, यानी फैमिली, टीचर या फ्रेंड्स से जो है फीडबैक ले, उनकी जो है अकॉर्डिंग खुद को इम्प्रूव करें। इस तरह एप्लीकेशन मैटर कि इसको अप्लाई करना लाइफ में, रियल लाइफ में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ इससे इंप्रूव होती है। हम घर और ऑफिस जो है दोनों जगह जो है बेटर रिलेशनशिप को बना पाते हैं। देन सेकंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनते हैं। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बढ़ती है। देन फैमिली, वर्क प्लेस और सोसाइटी में हार्मनी और कॉपरेशन बढ़ता है। इमोशनल बैलेंस्ड जो पर्सन है सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होते बल्कि अंदर से भी सेटिस्फाई फील करते हैं। जैसे दो अलग लोग हैं, उसकी सेम क्वालिफिकेशन रखते हैं, एक इंटेलिजेंट है लेकिन गुस्से वाला और इम्पेशेंट है, दूसरा एवरेज इंटेलिजेंट है लेकिन रिस्पेक्टफुल है, काम है एंड कोऑपरेटिव है। लॉन्ग टर्म सक्सेस जो उसी दूसरे पर्सन को मिलेगी जो चाहे कम इंटेलिजेंट हो लेकिन उसमें रिस्पेक्टफुल हो वो और काम और कोऑपरेटिव हो, ठीक है, क्योंकि उसी तरीके के इंसान के साथ लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये यूनिट क्लियर हो गई होगी। ये था आपका कंप्लीट वन शॉट वीडियो। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं आपका सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आपका जो भी एग्जाम है, डेट और जो भी आपका एग्जाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें एंड एक बहुत प्यारा सा फीडबैक देके जाए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।